नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और वहां जब से नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब दोनों दलों में समझौता हो गया है तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा। भाई पिछली बार भी हुआ, 19 में हुआ, तब देखा कि किस तरह से वहां पर ये एनडीए ने मिलकर के लालू जी का सफाया कर दिया था पार्टी का। इस बार भी वही होना है, लेकिन इस बार हाँ, पिछली बार एक सीट मिल गई थी, 39 मिली थी 40 में से एनडीए को। इस बार तो 40 के 40 का लक्ष्य है और मुझे दिख रहा है कि वो 40 हो सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक अंतर आ गया, क्योंकि जो लोक जनशक्ति पार्टी है, चाचा भतीजे के कारण वो दो टुकड़े हो गए और जो असली मालिकाना अधिकार उस पार्टी का मिला वो चाचा पारसनाथ को मिला और उनके हिस्से में वो 5 सीटें आ गई, यानी लोकसभा की। तो जो भतीजा है चिराग पासवान, भाई बिहार में हमने सुना है, लोग कहते हैं मोदी जी उनको बेटा मानते हैं और मोदी जी को वो इतनी निकटता मानते हैं, उनके पिता के कारण उनका सम्मान है। अब इनको लग रहा था कि अगर ये चाचा जी को ही सारी सीटें मिल जाएंगी तो मेरे हिस्से में क्या आएगा, मैं तो एक सीट पर रह जाऊंगा। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए। उनको लग रहा था मैंने नीतीश से अलग हुआ, झगड़ा करा, अलग हुआ था, इस कारण से मंत्रिमंडल छोड़ दिया था, एनडीए में मंत्री था अच्छा भला मोदी जी के साथ, मैंने सोचा कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। इधर जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं भाई एक सीट दे दो, उतनी ही है मामला। लेकिन अब इस सारे में कई चैनल मैं देख रहा हूं कैसी खबर चला रहे हैं, बिहार में एनडीए में फूट फुटअव्वल, मचा घमासान। कौन सा घमासान है भाई, क्या लड़ाई हो रही है? 40 सीटें हैं, 40 में से सीधा सीधा फॉर्मूला हुआ कि जो है वहां पर 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी कह रही है भाई हमारी 17 है, पिछली बार हमने तुम्हारे लिए एक समझौता किया, हम नुकसान में रहे क्योंकि तुमको जितनी सीट दी तुम जीत नहीं पाए, हमारी जितनी हम सीटों पर उतरे हम सभी जीते। और इस बार भी होना वही है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर कमल का निशान लोग ढूंढेंगे और बटन दबाएंगे तो मोदी जी के जो जीतने की गारंटी है वो पक्की गारंटी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार दूसरा चांस इसको नहीं दे सकती, जेडीयू को ना देना चाहिए। तो 17 सीटें बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटें कहा जा रहा है जेडीयू को दी जाएगी। मैं तो कह रहा हूं इन्हें 15 कर दो और बाकी जो चाचा भतीजे की लड़ाई है उसको शांत करने के लिए, क्योंकि 5 सीटों का बंटवारा करना है, कहा जा रहा है तीनों जो है अड़े हुए हैं, सबको 4 चाहिए, किसी को 5 चाहिए। लेकिन अमित शाह बीच में आए और अमित शाह ने सबको साथ बिठाकर यह तय कर दिया कि देखो लड़ाई ना करो, अभी मिलकर के चुनाव लड़ो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, ये पहले महत्वपूर्ण है। आपको कौन सी सीट मिली कौन सी नहीं, अरे भैया लोकसभा से नहीं जाओगे राज्यसभा से चले जाओगे, लोकसभा से जाओगे यहां से नहीं जाओगे किसी और रास्ते से। भाई जब सत्ता मिल जाती है ना तो बहुत पावर मिल जाती है, आप में से किसी को राज्यपाल बनाया जा सकता है, आप में से किसी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है, बहुत सारी असीमित शक्तियां होती हैं। और इसीलिए अमित शाह जब मैदान में कूदे तो अमित शाह को चाणक्य वैसे ही नहीं कहा जाता, कूदे तो वो संतुष्ट करके ही वहां से हटे। अब कोई बाहर खबर नहीं है। चाचा भतीजे की लड़ाई में ये हो रहा था कि मोदी जी की रैली हुई, उसमें चिराग पासवान क्यों नहीं गया, उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखे, तो कयास तो लगेंगे कि भाई नाराज है। वो नाराज नहीं है, नाराजगी दिखा रहे हो भले ही, लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान को मैं हमेशा बहुत अच्छा व्यक्ति समझता हूं, वो एक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, उन्होंने बहुत जमीन पर मेहनत भी की है, तो वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको ज्यादा सीट मिले। चाचा जो है पिछली बार जब लड़े थे चुनाव में, पिता के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो ठीक है, पिता के कारण से एक छवि थी बिहार में, पासवान वोट उनको मिलेगा। लेकिन भाई चाचा जी अब ये समझें कि अब जमाना गया, आज का बिहार का पासवान बोर्ड जो है वो चाचा के बजाय भतीजे के पास ज्यादा है। और इसलिए अमित शाह ने शायद ये समझाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए दोनों लोग समझ गए कि भैया ऐसा कर लो, 3-3 सीट दोनों ले लो, लड़ाई करो बंद और मिल करके चुनाव में मैदान में उतरो। तो 3 सीटें चिराग पासवान को, 3 सीटें उनके चाचा को, और इसके बाद जो है हमको एक, और उपेंद्र कुशवाहा जी बचे हैं, इनको एक दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई वो जेडीयू का ही तो हिस्सा थे, टूट के अलग गए, तो भाई जेडीयू की एक सीट कम करो, इधर दो, सीधी सीधी फॉर्मूला तय हो गया है। मेरे पास जो खबर आई है, बिहार में अब एनडीए का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बची बात, नीतीश बाबू तो सीएम है ही हैं, समझा दिया गया है सत्ता में रहोगे तो
तभी रहोगे। आराम से अपने लोगों को समझाओ, नहीं तो पार्टी टूट रही थी। भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट करके सीएम ना बनाती तो निश्चित समझ लीजिए कि जेडीयू का बिहार से अस्तित्व खत्म होने का कगार आ गया था। आप सब जान रहे हैं किस तरह से टूट हो रही थी, लल्लन सिंह ने किस तरह का खेला कर दिया था, ये हो गया था। अगर अमित शाह की सपोर्ट नीतीश कुमार को नहीं होती तो ये बिहार के जेडीयू के नेता अच्छे से समझ लें, जेडीयू कतई समाप्त होने जा रही थी। ये तो केंद्र की सपोर्ट हुई, और सपोर्ट इसलिए की गई क्योंकि मोदी जी का एक काम करने का तरीका है, अमित शाह जी का एक काम करने का तरीका है। भले ही उनका साथी कोई उनका साथ छोड़ दे, लेकिन वो राष्ट्रहित देखते हैं, राज्य हित देखते हैं, अपना हित पीछे रखते हैं। और इसीलिए उन्होंने बिहार का हित देखते हुए ये समझा कि जो जेडीयू है, नीतीश बाबू है, भले ही चाहे वो नाराज होकर इधर उधर चले गए, लेकिन वो बिहार के हित में कोई भी समझौता कर लेंगे, बिहारियों का नुकसान नहीं करेंगे, बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे, बिहार में घुसपैठियों को नहीं बसने देंगे, बिहार में वहां जातीय दंगे और धर्म के आधार पर दंगे नहीं होने देंगे। भले ही वहां लालू की पार्टी से जब मिले तो गुंडागर्दी शुरू हो गई, और इससे नीतीश बाबू परेशान थे। और इसलिए जब बिहार में यह देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से सीमा लगी हुई है और वहां से लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, धर्मांतरण चल रहा है, उसको रोकना है तो रोकने के लिए राष्ट्रवादी सत्ता आनी जरूरी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन मारते हुए पावर होने के बावजूद भी सम्राट चौधरी को सीएम घोषित नहीं किया। सब मांग कर रहे थे, मैं भी कह रहा था सम्राट चौधरी जैसा बंदा नहीं है, या तो चिराग पासवान को बनाओ या तो सम्राट चौधरी को बनाओ। चिराग पासवान का उतना आधार नहीं है, बीजेपी ज्वाइन करते तो चांस बनता, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकते थे। ये सारी चीजें अलग रखी, न चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाया, न सम्राट चौधरी को सीएम बनाया बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है बिहार का भला कैसे हो, और उसके लिए अपने बंदों को पीछे किया, नीतीश को आगे किया। चुनाव पहले निपटने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और आप देख रहे हैं होगा, खेला तो होगा। ये जो लालू कह रहा है ना खेला होगा, ये मुंडी सी हिलाता है ऐसे गुंडों की तरह। उनका बेटा तेजस्वी कैसी मुंडी हिलाता है, मैंने देखा कई बार। मैं उनको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका, यूं ही ना कर देंगे। ऐसे कौन करता है भाई, जिसको बहुत अहंकार हो कि हमारे पास बहुत पावर है, पैसे का ताकत, लोगों की लठों का ताकत। किसको चुनौती दे रहे हो? कभी अमित शाह को चुनौती देते हैं, कभी देश की जनता के सामने मुंडी हिलाते हैं, कभी रैली की भीड़ दिखाते हैं। भीड़ तो ममता बनर्जी की रैली में सबसे ज्यादा होती है, आम आदमी पार्टी की रैली में क्या भीड़ कम होती है? राहुल गांधी की भी रैली देख रहा हूं, गुजरात में इतनी भीड़ है कि सड़क भरी हुई है। तो क्या गुजराती लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे? जमानत जब्त होगी कांग्रेस की। भीड़ तो आप कहीं से भी मैनेज कर लो। मुझे पता लगा है भाई, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं 1.7 करोड़ मुसलमान बिहार के अंदर है, और वो बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, तो एनडीए को नहीं देगा, एनडीए के किसी गठबंधन या जेडीयू को भी नहीं देगा, तो किसका वोट है? वो कांग्रेस का है और आरजेडी का है। तो लगभग जो है 2.25 करोड़ मुसलमान, उनमें से अगर 10 लाख आप दावा कर रहे हो कि लोग आए, वो तो बहुत कम आए। 50 लाख आने चाहिए थे। 50 लाख भी भीड़ हो सकती है लालू की रैली में, क्योंकि मुस्लिम वोट सारा उन्हीं का है, यादव नहीं है, ये भूल जाएं। यादव वोट सारा नहीं है, वो दावा भले ही करें MY, अब खाली MM रह गया है, Y वहां से गायब हो चुका है। कुछ परसेंट जो पुराने हैं, जो उसी विचारधारा में जाति में अभी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी बात छोड़ दो। वो परसेंटेज मात्र बिहार के अंदर अगर मैं कह दूं ज्यादा 25% होंगे। 75% यूथ बिहार का, चाहे यादव भी है, वो समझ चुका कि आपकी भलाई, बिहार की तरक्की इसी में है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, केंद्र में मोदी की सरकार बने। और इसलिए इस बार फिर लालू की पार्टी को बिहार के लोग झटका देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस को साथ में मिलेगा। बिहार के जनता को, युवाओं को, जो ये सोच रहे हैं कि उनको झूठ बोलकर, जातिगत पे भड़काकर ये उनकी वोट ले जाएंगे और मूर्ख बना देंगे, अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं बची है। सब समझदार और अकलमंद हो गए हैं, क्योंकि सबके हाथ में अब मोबाइल आ गया है, उस पर जानकारी आती है। बिहार के बच्चों ने अब ये तय किया है, मैं देख रहा हूं, चाहे विदेश में रह रहे हैं, चाहे वो बिहार के बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है इस बात की कि हमारा राज्य तरक्की क्यों नहीं कर रहा है।
तो वो समझ रहे हैं, तो समझाने का काम कर रहे हैं। और आप देख लेना, सबसे ज्यादा अगर प्रवासी लोग वोट डालने के लिए कहीं किसी राज्य में भारत आएंगे, वो होंगे बिहार के लोग। क्योंकि बिहार का जो बंदा है, पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अन्य राज्य में गया हुआ मजदूर हो, वो समझ रहा है कि मेरी तरक्की बिहार में है। मेरा राज्य जब तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक वहां की राजनीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं आ जाता। तो बिहार में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। चुनाव होने दीजिए, मोदी को तीसरी बार पीएम बनने दीजिए, बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। ये पक्का है, भरोसा है और गारंटी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों का इलाज एक साथ होने जा रहा है, मेरे पास जो खबरें हैं। बहरहाल एनडीए के सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अमित शाह जी ने तय कर दिया है। और जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि एनडीए में सीटों को लेकर घमासान है, ऐसा कोई घमासान नहीं है। आप देखेंगे कि 40 की 40 बिहार की लोकसभा की सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।